हिमालय की गोद में बसा चंद्रपुर एक ऐसा राज्य था जहां प्रकृति और संस्कृति का अनूठा मेल था। यहाँ के घने जंगल, चांदी से चमकते झरने और प्राचीन मंदिर हर यात्री को मंत्रमुग्ध कर देते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से चंद्रपुर के ऊपर एक अजीब सा साया मंडरा रहा था। फसलें कम होने लगी थीं, व्यापार ठप पड़ गया था और लोग फुसफुसाते थे कि यह सब एक प्राचीन श्राप का परिणाम है। चंद्रपुर की रानी विद्या अपनी बुद्धिमता, सुंदरता और दयालुता के लिए जानी जाती थी। उसकी गहरी काली आंखों में एक अनकहा दर्द छिपा था, जो 3 साल पहले उसके पति राजा विक्रम की युद्ध में मृत्यु के बाद और गहरा हो गया था। राजा विक्रम एक वीर योद्धा थे, जिन्होंने पड़ोसी राज्य सूरजगढ़ के आक्रमण को रोकने के लिए अपनी जान दे दी थी। उनकी मृत्यु के बाद रानी ने अकेले ही चंद्रपुर की बागडोर संभाली। रानी दिन रात दरबार में बैठकर प्रजा की समस्याएं सुनती, व्यापारियों से चर्चा करती और सेना को मजबूत करने की योजनाएं बनाती। लेकिन रात के सन्नाटे में जब वह अपने विशाल महल के एकांत कक्ष में होती, उसे अपने पति की यादें सताती। वह अक्सर सोचती, क्या यह श्राप मेरे कारण है? क्या मैंने कोई गलती की है? महल के सबसे पुराने हिस्से में एक गुप्त कक्ष था, जिसके बारे में केवल रानी और कुछ विश्वास पात्रों को पता था। इस कक्ष में एक मूर्ति थी, एक विचित्र आकृति, जिसके माथे पर एक नीला मणि जड़ा था। कहा जाता था कि यह मणि चंद्रपुर की समृद्धि का आधार है, लेकिन इसमें एक श्राप भी छिपा है। मणि के बारे में एक प्राचीन भविष्यवाणी थी, जो कहती थी, जब तक मणि सच्चे हृदय के हाथों में है, चंद्रपुर फलेगा फूलेगा, लेकिन यदि इसे छल से छुआ गया तो विनाश निश्चित है। रानी को अपने पति की मृत्यु के बाद इस मणि पर संदेह होने लगा था। उसने कई बार गुप्त कक्ष में जाकर मूर्ति को देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि इस श्राप को कैसे तोड़ा जाए। वह इस रहस्य को किसी से साझा करने से डरती थी, क्योंकि उसे डर था कि यह बात दुश्मनों तक पहुंच सकती है। एक ठंडी सर्द सुबह चंद्रपुर के मुख्य द्वार पर एक भगवाधारी साधु प्रकट हुआ। उसका नाम था स्वामी निरंजन। उसकी लंबी दाढ़ी, चमकती आंखें और मधुर वाणी ऐसी थी कि लोग उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाते। उसके साथ कुछ शिष्य थे जो उसकी महिमा का गुणगान करते थे। स्वामी ने घोषणा की कि वह हिमालय की गुफाओं में वर्षों तक तप करने के बाद चंद्रपुर के श्राप को तोड़ने आया है। रानी विद्या ने उसे दरबार में बुलाया। स्वामी ने गहरी आवाज में कहा, महारानी, मैं आपके दुखों और चंद्रपुर के श्राप के बारे में जानता हूं। मेरे पास वह शक्ति है जो इस राज्य को फिर से समृद्ध बना सकती है। मुझे केवल आपका विश्वास और थोड़ा समय चाहिए। रानी, जो अपने दुखों और राज्य की समस्याओं से त्रस्त थी, ने उसकी बातों में आशा की किरण देखी। उसकी वाणी में एक अजीब सा जादू था जो रानी के मन को छू गया। उसने स्वामी को महल में एक विशाल कक्ष दिया और उनकी सेवा के लिए दास दासियों की नियुक्ति की। लेकिन स्वामी निरंजन कोई साधारण तपस्वी नहीं था। वह एक चालाक और अय्याश व्यक्ति था, जिसकी नजर चंद्रपुर के विशाल खजाने और उस रहस्यमयी नीले मणि पर थी। वह काला सन्यास नामक एक गुप्त संगठन का सदस्य था, जो प्राचीन मंदिरों और राज्यों से शक्तिशाली मणियाओं और खजाने चुराने के लिए कुख्यात था। स्वामी का असली मकसद था नीला मणि चुराकर काला सन्यास के सरगर्म। स्वामी निरंजन ने महल में अपनी जड़ें जमानी शुरू की। वह दिन में भक्ति भजनों का आयोजन करता, जिसमें रानी, दरबारी और गांव के लोग शामिल होते। उसकी वाणी में एक जादुई प्रभाव था जो सुनने वालों को सम्मोहित कर देता। वह कहानियां सुनाता कि कैसे उसने हिमालय में राक्षसों को हराया और देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। लोग उसे भगवान का दूत मानने लगे, लेकिन रात के अंधेरे में स्वामी अपनी असली शक्ल दिखाता। वह महल की दासियों के साथ अय्याशी करता और अपने शिष्यों के साथ गुप्त योजनाएं बनाता। उसने महल के कई सैनिकों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया था। उसका अगला कदम था रानी को पूरी तरह अपने वश में करना। एक दिन स्वामी ने रानी को एक काली माला भेंट की। उसने कहा, महारानी, यह माला मैंने हिमालय के एक गुप्त मंदिर से प्राप्त की है। इसे पहनने से आपका हर दुख दूर होगा और चंद्रपुर का श्राप भी टूटेगा। रानी ने माला स्वीकार की और उसे पहनना शुरू किया। लेकिन यह माला कोई साधारण माला नहीं थी।
इसमें एक नशीली औषधि थी जो रानी की बुद्धि को धीरे धीरे कमजोर कर रही थी। रानी की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वह सुस्त और चुपचाप रहने लगी। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई और वह स्वामी की हर बात मानने लगी। स्वामी ने इसका फायदा उठाया और रानी से एक महायज्ञ की अनुमति मांगी। उसने कहा कि यह यज्ञ चंद्रपुर के श्राप को खत्म करेगा, लेकिन इसके लिए खजाने से भारी मात्रा में सोना और रत्न चाहिए। रानी ने बिना सोचे समझे उसकी बात मान ली। महायज्ञ के नाम पर स्वामी ने एक भव्य आयोजन शुरू किया। उसने दूर दूर से अपने साथियों को बुलवाया जो साधुओं के वेश में थे, लेकिन वास्तव में काला सन्यास के लुटेरे थे। वे खजाने से सोना और रत्न चुराकर स्वामी के कक्ष में छिपाते। स्वामी ने यह भी सुनिश्चित किया कि नीले मणि तक पहुंचने का रास्ता तैयार हो। महल में एक युवा दासी थी जिसका नाम था कंचन। वह अपनी तेज बुद्धि और साहस के लिए जानी जाती थी। कंचन का बचपन गांव में बीता था, जहां उसकी मां ने उसे सिखाया था कि सच्चाई और साहस से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। कंचन ने स्वामी निरंजन के व्यवहार पर शुरू से ही संदेह किया था। वह देखती थी कि स्वामी दिन में भक्त बनता है, लेकिन रात में दासियों के साथ हंसी मजाक करता और गुप्त कमरों में अपने शिष्यों से मिलता। एक रात कंचन ने स्वामी के कक्ष के पास कुछ संदिग्ध हलचल देखी। उसने छिपकर देखा कि स्वामी और उसके शिष्य खजाने से सोने की थैलियां और रत्न ले जा रहे थे। कंचन को यह भी शक हुआ कि स्वामी का असली मकसद नीला मणि चुराना हो सकता है, क्योंकि उसने सुना था कि स्वामी अपने शिष्यों से किसी मणि की शक्ति की बात कर रहा था। कंचन ने रानी को सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन नशीली माला के प्रभाव में रानी ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। रानी ने कंचन को डांटते हुए कहा, स्वामी निरंजन मेरे लिए भगवान के समान हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनकी बुराई करने की? कंचन निराश हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह स्वामी के रहस्यों का पर्दाफाश करेगी। कंचन ने महल के पुराने हिस्से में उस गुप्त कक्ष की खोज शुरू की जहां नीला मणि रखा था। उसे एक पुरानी दासी मालती से पता चला कि यह मणि चंद्रपुर के संस्थापक राजा चंद्रसेन द्वारा एक रहस्यमयी साधु से प्राप्त की गई थी। मालती ने बताया कि मणि में अपार शक्ति है, लेकिन अगर इसे गलत हाथों में पड़ जाए तो यह विनाश ला सकता है। मालती ने कंचन को एक और रहस्य बताया। महल के पुस्तकालय में एक प्राचीन पांडुलिपि थी जिसमें नीले मणि की भविष्यवाणी लिखी थी। कंचन ने रात के अंधेरे में पुस्तकालय में प्रवेश किया और पांडुलिपि को खोज निकाला। उसमें लिखा था, जब चंद्रपुर का सिंहासन कमजोर होगा, एक छलिया आएगा जो मणि की शक्ति को अपने वश में करना चाहेगा, लेकिन एक साहसी आत्मा जिसका हृदय सच्चा होगा उसे रोकेगी। केवल सच्चाई और बलिदान ही श्राप को तोड़ सकते हैं। कंचन को यह भी पता चला कि स्वामी निरंजन का संबंध काला सन्यास से हो सकता है। यह संगठन प्राचीन मणियों और शक्तियों को हथियाने के लिए सैकड़ों वर्षों से काम कर रहा था। कंचन को शक हुआ कि स्वामी का असली मकसद नीला मणि चुराकर काला सन्यास के सरगना महासन्यासी को सौंपना है। कंचन ने इस रहस्य को उजागर करने के लिए गांव के एक युवा योद्धा वीरू से मदद मांगी। वीरू, जो राजा विक्रम का पुराना मित्र था, रानी की निष्ठा से सेवा करता था। बहादुरी और रणनीतिक बुद्धि चंद्रपुर में प्रसिद्ध थी, लेकिन वीरू का अपना एक अंधेरा अतीत था। वह सूरजगढ़ के एक कुलीन परिवार से था और उसका भाई रुद्र सूरजगढ़ की सेना का सेनापति था। वीरू ने अपने परिवार को छोड़कर चंद्रपुर में शरण ली थी, क्योंकि वह सूरजगढ़ के राजा की क्रूर नीतियों से सहमत नहीं था। कंचन ने वीरू को सारी बात बताई। वीरू ने गंभीरता से सुना और कहा, कंचन, यह सिर्फ स्वामी की साजिश नहीं है। मुझे शक है कि सूरजगढ़ का हाथ भी इसमें हो सकता है। वे चंद्रपुर को कमजोर करना चाहते हैं ताकि वे इसे हथिया सकें। वीरू की बात सच थी। सूरजगढ़ का राजा यशवर्धन चंद्रपुर पर कब्जा करने की योजना बना रहा था। उसने काला सन्यास के साथ गठजोड़ किया था और स्वामी निरंजन को चंद्रपुर में भेजा था। योजना थी कि स्वामी रानी को कमजोर करे, खजाना लूटे और नीला मणि चुराए, जिसके बाद सूरजगढ़ की सेना चंद्रपुर पर हमला कर देगी।
जैसे जैसे कंचन और वीरू स्वामी के काले कारनामों की जांच कर रहे थे, उन्हें एक चौंकाने वाला रहस्य पता चला। महल में कोई गद्दार था जो स्वामी की मदद कर रहा था। यह गद्दार कोई और नहीं बल्कि रानी का विश्वासपात्र दरबारी सेनापति रघुवर था। रघुवर का राजा विक्रम से पुराना बैर था, क्योंकि विक्रम ने उसे एक बार युद्ध में अपमानित किया था। रघुवर ने स्वामी के साथ सौदा किया था कि वह नीले मणि को चुराने में मदद करेगा और बदले में उसे चंद्रपुर का आधा खजाना और सूरजगढ़ में एक उच्च पद मिलेगा। कंचन ने रघुवर की गतिविधियों पर नजर रखी और पाया कि वह स्वामी के साथ गुप्त पत्रों का आदान प्रदान करता था। इन पत्रों में काला सन्यास और सूरजगढ़ के एक बड़े हमले की योजना थी, जिसमें चंद्रपुर को पूरी तरह लूट लिया जाना था। कंचन और वीरू को अब न केवल स्वामी बल्कि इस गद्दार का भी पर्दाफाश करना था। महायज्ञ का दिन नजदीक आ रहा था। स्वामी ने महल के प्रांगण में एक विशाल यज्ञ कुंड बनवाया, जिसमें आग की लपटें रात में आसमान को छूती थीं। उसने दावा किया कि यह यज्ञ चंद्रपुर के श्राप को तोड़ेगा, लेकिन कंचन को शक था कि यह यज्ञ कोई साधारण अनुष्ठान नहीं है। उसने देखा कि स्वामी और उसके शिष्य रात में यज्ञ कुंड के पास कुछ अजीब मंत्र पढ़ते थे, जिनसे हवा में एक काली छाया उभरती थी। कंचन ने मालती से इस बारे में पूछा। मालती ने बताया कि काला सन्यास के अनुष्ठान अक्सर काले जादू से जुड़े होते हैं। यह यज्ञ शायद नीले मणि की शक्ति को मुक्त करने का एक तरीका था, जिससे स्वामी इसे अपने वश में कर सके। कंचन ने फैसला किया कि वह इस अनुष्ठान को रोकने के लिए कुछ करेगी। कंचन और वीरू ने एक साहसिक योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि वे स्वामी और रघुवर को रंगे हाथों पकड़ेंगे। एक रात जब स्वामी और रघुवर गुप्त कक्ष में नीले मणि को चुराने गए, वीरू ने अपने विश्वासपात्र सैनिकों के साथ उन्हें घेर लिया। स्वामी ने भागने की कोशिश की, लेकिन वीरू ने उसे पकड़ लिया। इसी बीच कंचन रानी के कक्ष में गई और उन्हें नशीली माला उतारने में मदद की। उसने रानी को सारी सच्चाई बताई, स्वामी की अय्याशी, नीले मणि का रहस्य, काला सन्यास की साजिश, रघुवर की गद्दारी और सूरजगढ़ की योजना। रानी, जो अब माला के प्रभाव से मुक्त थी, क्रोध और दुख से भर उठी। उसने तुरंत सैनिकों को बुलाया और स्वामी और रघुवर को बंदी बनाया। रानी ने स्वामी से पूछताछ की। स्वामी ने पहले तो झूठ बोला, लेकिन जब कंचन ने उसके कक्ष से काला सन्यास के पत्र, चुराए हुए रत्न और एक काले जादू की किताब दिखाई, तो वह टूट गया। उसने कबूल किया कि वह काला सन्यास का सदस्य है और उसका मकसद नीला मणि चुराकर चंद्रपुर को नष्ट करना था। उसने यह भी बताया कि सूरजगढ़ की सेना कुछ ही दिनों में हमला करने वाली है। रानी ने तुरंत युद्ध की तैयारी शुरू की। वीरू को सेना का नेतृत्व सौंपा गया और कंचन को रानी की रणनीतिक सलाहकार बनाया गया। रानी ने नीले मणि को गुप्त कक्ष से निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर रखवाया। उसने मणि की शक्ति को समझने के लिए विद्वानों को बुलाया, जिन्होंने बताया कि मणि की शक्ति केवल एक सच्चे और निस्वार्थ शासक के हाथों में ही नियंत्रित हो सकती है। जब सूरजगढ़ की सेना चंद्रपुर की सीमा पर पहुंची, तो वीरू ने अपनी रणनीति से उन्हें रोक लिया। कंचन ने गांव वालों को संगठित किया और उन्हें युद्ध में सहायता के लिए तैयार किया। रानी स्वयं युद्ध के मैदान में उतरी, जिससे सैनिकों का हौसला बढ़ा। युद्ध के बीच एक अजीब घटना घटी। नीले मणि ने एक चमकदार नीली रोशनी छोड़ी, जो पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गई। सूरजगढ़ के सैनिकों में अचानक भय फैल गया और वे भागने लगे। बाद में विद्वानों ने बताया कि यह मणि की शक्ति थी, जो रानी के सच्चे हृदय के कारण जागृत हुई थी। सूरजगढ़ की सेना पराजित हो गई और राजा यशवर्धन को बंदी बना लिया गया। रानी ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने फिर से चंद्रपुर पर हमला किया तो उसे कठोर परिणाम भुगतने होंगे। रानी ने स्वामी निरंजन को जंगल में निर्वासित कर दिया, जहां काला सन्यास के अन्य सदस्यों ने उसे अपने ही नियमों के तहत सजा दी। रघुवर को देशद्रोह के आरोप में कारागार में डाल दिया गया। चुराया हुआ सारा धन और रत्न खजाने में वापस लाए गए। रानी ने कंचन और वीरू को उनके साहस और बुद्धिमता के लिए पुरस्कृत किया। कंचन को रानी की मुख्य सलाहकार बनाया गया।
और वीरू को नया सेनापति नियुक्त किया गया। रानी ने अपने दुखों से उबरकर चंद्रपुर को फिर से समृद्ध बनाने का प्रण लिया। उसने नए स्कूल, अस्पताल और व्यापारिक केंद्र खोले, जिससे चंद्रपुर पहले से भी अधिक वैभवशाली हो गया। रानी ने नीले मणि को एक नए मंदिर में स्थापित किया, जहां इसे सच्चाई और निस्वार्थता का प्रतीक माना गया। उसने एक नया नियम बनाया कि कोई भी साधु या तपस्वी बिना जांच के दरबार में प्रवेश नहीं करेगा। प्रिय दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमारी कहानियाँ और अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ज्ञान अमृतधारा कहानी चैनल को। आपका हर समर्थन हमें और बेहतर कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।